नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, जो सीरीज हम लोगों ने बेसिक हिस्ट्री के नाम से शुरू किया था, आज उसके अंतिम लेक्चर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आइए देखा जाए कि जो सीरीज चल रही थी बेसिक हिस्ट्री के नाम से, उसमें कितने पॉइंट्स हम लोग देख लिए और आज का अंतिम पॉइंट क्या होने वाला है। तो बेटा, हम लोग का बेसिक हिस्ट्री के नाम से जो सीरीज चल रही थी, उसमें जो जो देख लिए जल्दी से रिकॉल करते हैं। पहला, इतिहास की परिभाषा। 2, इतिहास और हिस्ट्री में अंतर। अगला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, इतिहास से क्या लाभ है। अगला क्या देखे, इतिहास से क्या कोई हानि भी संभव है। अगला पॉइंट बेटा, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, भारत में इतिहास लेखन का विकास। अगला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, भारत की भौगोलिकता, जिसके तहत 3 पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा किया था। अगला पॉइंट क्या है, भारत की अनेकता में एकता। और आज बेटा अंतिम पॉइंट है, भारत का इतिहास विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी में हम लोग देखेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। जो बांटा गया है वह तार्किक है अथवा नहीं है। क्या इतिहास को बांटा जा सकता है, बांटना उचित है कि केवल सुविधा के लिए बांटा गया है। इन सारे सवालों के उत्तर को जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो आइए सीधे मुद्दे पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मुद्दा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन। तो बेटा, यदि बात करें विभाजन की, और वो भी इतिहास के, तो इतिहास के विभाजन के बारे में यही कहा जा सकता है कि इतिहास का विभाजन संभव नहीं है। इतिहास को बांट पाना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि इस इतिहास में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है, इसमें हम अपने समाज के बारे में पढ़ते हैं, अपनी सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। और यह समाज बिल्कुल एक पौधे की तरह, जस्ट लाइक अ प्लांट, एक पौधे की तरह होता है। कैसे? तो जैसे बेटा पौधे में निरंतर वृद्धि, ग्रोथ और विकास, डेवलपमेंट होता रहता है, उसी तरीके से हमारे समाज में भी निरंतर बदलाव या परिवर्तन होता रहता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये वृद्धि या यह विकास, यह बदलाव या परिवर्तन, ये हमको दिखाई देता है, ये परिवर्तन, ये वृद्धि, ये विकास या यह बदलाव, क्या हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई देता है?
छोटा सा पौधा हम खरीद के लाते हैं और सिर नीचे करके उसे जमीन में लगाते हैं, और वही पौधा देखते देखते एक दिन बड़ा होते होते एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि वृक्ष बन जाता है, और उसे हम सिर उठा करके देखने के लिए मजबूर होते हैं। वह पौधा जिसे सिर नीचे करके आपने लगाया था, आज वो इतना बड़ा हो गया है कि उसको देखने के लिए आपको सिर ऊंचा करना पड़ता, उठाना पड़ता है। लेकिन क्या उस पौधे की जो ग्रोथ हो रही है वो हमको खुली आंखों से दिखाई दे रही, महसूस होता है, लेकिन वो वृद्धि या वो ग्रोथ हमको दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरीके से हमारा समाज भी बेटा होता है, समाज में भी निरंतर बदलाव होता रहता है, लेकिन वो बदलाव हमको दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, आरंभिक दिनों में हमें जन्म देने वाले माता पिता को क्या कहा जाता था? माताश्री, पिताश्री। समय बीता बाबू माई बने और समय बीता अम्मा पापा बने। अब तो पापा मम्मी, डैडी मम्मी और डैडी पॉप कहलाने लगे हैं, डैडा कहलाने लगे हैं। लेकिन क्या हम में से, आप में से कोई ये बता सकता है कि किस दिन तक हमारे पिताश्री माताश्री कहलाते थे, किस दिन से बाबू माई कहलाने लगे, किस दिन से अम्मा पापा कहलाने लगे, किस दिन से डैडी कहलाने लगे? क्या ये तारीख आप में से कोई बता सकता है? हम आरंभ में धोती पहना करते, धोती कुर्ता, आज जींस तक पहुंच गए। क्या हम में से कोई ये बता सकता है किस दिन तक हम धोती कुर्ता पहनते थे और कब से जींस पहनना शुरू कर दिए? नहीं बता सकते। और बेटा, जो आप खुद नहीं बता सकते, जिस तारीख के बारे में आपको खुद जानकारी नहीं है, हाउ पॉसिबल कहीं और बता पाए? यही समस्या इतिहास के विभाजन को लेकर के, इसमें कोई एग्जैक्ट तारीख नहीं है कि पता चला, आपने सुना होगा कि मध्यकाल की शुरुआत 712 से होती है, तो क्या लगता है कि 31 दिसंबर 711 की रात में जब आप सोए होंगे तो प्राचीन चल रहा था, और जब सुबह उठे होंगे तो मध्यकाल आ गया होगा? ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इतिहास को आसानी से पढ़ने समझने के लिए, आसानी से पढ़ाने के लिए इसे इतिहासकारों ने बांटने का प्रयास किया है। अलग अलग विद्वानों द्वारा, अलग अलग टीचरों द्वारा अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड करके बताया जाता है। उसमें से एक तरीका हम भी बताने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ा समझिएगा। तो देखिए, एक बात हमने समझ लिया कि इतिहास का विभाजन संभव नहीं, लेकिन फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए इसे इतिहासकारों ने अपने हिसाब से बांटने का प्रयास किया है। जैसे एक तरीका हम लोग उसमें से ले लेते हैं, जैसे इसे 2 भागों में, एक जब या जिस काल का इतिहास केवल पूरा तात्विक स्रोतों से पढ़ा जाता है, और दूसरा पार्ट हम वो कर सकते हैं, वह काल जिस काल के इतिहास का अध्ययन पूरा तात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्यों को, अर्थात दोनों को मिला करके पढ़ा जाता है। तो हमने कहा कि इतिहास को बांटना संभव नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ने समझने की सुविधा के लिए इसे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बांटने का प्रयास किया है। उसमें से एक तरीका हमने भी आपके सामने प्रस्तुत किया है कि इसे हम 2 भाग में बांट सकते हैं बेटा। एक, जिस काल का इतिहास पुरातात्विक स्रोतों से पढ़ा जाता है, अर्थात जिस काल में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला हो, और दूसरा वह काल जिस काल का पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला हो और लिखित साक्ष्य भी मिला हो,
उस काल को। अब इसके तहत हम किसको देखेंगे? तो बेटा इसके तहत हम लोग देखेंगे यह मानव जीवन का आरंभिक काल है। आपके जीवन का यह आरंभिक काल है, जिस काल के मानव, अर्थात आप कह सकते हैं आरंभिक काल वह काल है, इसी काल में आपका वानर से मानव के रूप में क्या हुआ? विकास हुआ। आपको पता है कि माना जाता है मनुष्य का विकास, हम लोग का विकास बंदर से हुआ है। तो बेटा यह आरंभिक काल है, वह काल जिस काल में आपका वानर से मानव के रूप में क्या हुआ? विकास हुआ। अर्थात आपकी शारीरिक संरचना में क्या हुआ? बदलाव हुआ, और वानर से आपके जैसे जीव का या आप जैसे हम जैसे लोगों का क्या हुआ? विकास हुआ। तो क्या लगता है कि ये वानर से मानव बनते ही आप तुरंत मानव की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिए होंगे? यदि आपको बंदर की खाल पहना दिए जाए तुरंत बंदर जैसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे? जी नहीं, विचार बदलने में समय लगता है। तो आप कह सकते हैं कि आरंभ में जब आप वानर से मानव बने होंगे तो आरंभ में जैसे वानर की जो सोच रही होगी वही सोच इस वानर के अर्थात आपकी भी रही होगी। जैसे वानर सोचता रहा होगा वैसे ही आप भी सोचते रहे होंगे, और जो इस वानर की आवश्यकता रही होगी वही आपकी भी रही होगी। अब प्रश्न उठता है वानर की आवश्यकता क्या? तो जाहिर सी बात है कि इसकी आवश्यकता बैंक में पैसा जमा करना, बैंक की बाजार की जरूरत तो होगी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इस वानर की आवश्यकता मूलतः भोजन और सुरक्षा। एक जानवर को बैंकिंग के बारे में जानकारी नहीं है, उसके सामने ढेरों भोजन रख दीजिए, वो उतना ही उसमें से लेगा जितना उसके पेट में या जितने में उसकी क्षुधा मिट जाएगी, उसके बाद वो छोड़ के चला जाएगा। हम आप उसको स्टोर कर लेते हैं। तो वानर की आवश्यकता क्या? भोजन और सुरक्षा। तो यही आपकी भी आवश्यकता आरंभ में रही होगी। अब सवाल उठता है कि वानर अपने इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे करता होगा? इसकी पूर्ति वानर कैसे करता होगा? तो आपको बेटा पता है कि प्रकृति ने, ईश्वर ने जितने भी जीव बनाए हैं उनको अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, अपने जीवन के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए उनमें कुछ ऐसे विशेष गुण दे रखे हैं। उन्हीं की सहायता से, उन्हीं के द्वारा वो अपनी सुरक्षा करता है और अपने भोजन को भी प्राप्त करता है। तो अगर वानर को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वानर कैसे अपनी सुरक्षा करता है और कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है, तो मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि इसकी फुर्ती। बंदर की ताकत क्या होती है? उसकी फुर्ती होती है। अर्थात इसी फुर्ती से वह अपनी सुरक्षा करता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन जब आपकी शारीरिक संरचना बदल गई, अब आप इसकी पूर्ति कैसे करेंगे? क्या यह फुर्ती आप में रही? तो मुझे लगता है नहीं। एक वानर को एक शेर दौड़ा ले तो कूद के एक पेड़ पर चढ़ जाएगा। यदि शेर पेड़ पर चढ़ जाए तो वानर में इतनी क्षमता होती है कि उस पेड़ से कूद के दूसरे पेड़ पर चला जाएगा। और वही शेर अगर आपको दौड़ा लिया तो चलिए एक बार हिम्मत करेंगे, आप भी पेड़ पर चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर शेर पेड़ पर चढ़ा तब क्या करेंगे? क्या वानर की तरह आप भी कूद कर दूसरे पेड़ पर चले जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। तब यही होगा कि बहुत हिम्मत जुटाएंगे तो कूद जाएंगे, तो कूद जाएंगे तो क्या बच जाएंगे? कोई कहीं से भी कूद जाए। लेकिन अगर आप पेड़ से कूदे तो पहले आप टूटेंगे, आपकी
टांग, आपका पैर, है ना, आपका हड्डी वड्डी टूट जाएगी और फिर शेर पहुंचेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये फुर्ती आप में नहीं रही, तब भोजन या सुरक्षा के लिए अब आप वानर की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन ये तो चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन सरवाइव करना बेटा संभव नहीं। अब इसके लिए आपने क्या करना शुरू किया, अब इसकी आपूर्ति के लिए जब ये तरीका आपके लिए उपयुक्त नहीं रहा, आपकी शारीरिक संरचना वो नहीं रही, तो आपने इसके लिए अपने ब्रेन का, मस्तिष्क का आपने प्रयोग करना शुरू किया। और इस मस्तिष्क ने आपको इतना शक्तिशाली, इतना क्षमतावान बना दिया है कि ये वानर तो आपके डमरू पर नाचता ही है। विश्व का विशालकाय जीव डायनासोर भी होता तो आप उसे नाक में नकेल डाल करके अपने दरवाजे पर बांध कर उसे काम करवा रहे होते। ये सारी क्षमता आपको कहां से मिली है? इस ब्रेन से मिली। तो बेटा इस प्रागैतिहासिक काल में हम इन्हीं चीजों को देखेंगे। अब यहां पर देखें तो आप देखें कि इस काल में जो आप थे, उस काल में आपको क्या लिखना पढ़ना आता रहा होगा? अर्थात इस काल में आपको लिखने पढ़ने आदि का कोई ज्ञान नहीं था, और ना तो आपको लिखना पढ़ना आता था, ना तो आपको कृषि आवास का ज्ञान था, और आप पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि ना तो किसी प्रकार के आपको उपकरण, औजार बनाने का ज्ञान था। तो आप बेटा कह सकते हो कि ये वो आपके जीवन का आरंभिक काल है जिस काल में आप पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित जीवन जीते थे और बर्बर और असभ्य जीवन आपका होता था। तो जब आपको लिखना पढ़ना या कृषि आवास उपकरण कुछ कभी ज्ञान नहीं था, तो आप पूरी तरीके से किस पर निर्भर थे? प्रकृति पर। तो बेटा क्या लगता है कि इस काल से कोई लिखित साक्ष्य मिला होगा? तो जाहिर सी बात है कि इस काल से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। और इस काल की जानकारी फिर कैसे मिलेगी? तो इस काल की जानकारी बेटा आपने जिन औजारों उपकरणों, तो ये औजार उपकरण आप नहीं बनाए होते थे, ये प्रकृति द्वारा निर्मित औजार थे। जब इसे हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे, तो यह वो काल है जिस काल में आपको लिखना पढ़ना नहीं आता था। इस काल की जानकारी इस काल के जो लोग थे उन लोगों द्वारा अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने भोजन की प्राप्ति के लिए जिन प्राकृतिक औजारों को, प्रकृति द्वारा निर्मित औजारों का प्रयोग किया गया था, उन्हीं औजारों से इस काल के इतिहास को लिखा गया है। क्योंकि ये औजार किसके होते थे? पत्थरों के, इसीलिए इसे पत्थरों का काल अथवा पाषाण काल भी कहा जाता है। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि यह जो पहला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? वो है प्रागैतिहासिक काल। आगे भी डिटेल में और देखेंगे, आप चिंता ना करें, समझ में आएगा। दूसरा बेटा वो काल है जिस काल से आपको पुरातात्विक और लिखित, अर्थात हम जब जैसे समय बीता, हमें धीरे धीरे हमारे ब्रेन ने इस योग्य बनाया कि आज हम इस भौतिकवाद तक की जर्नी कंप्लीट किए हैं। तो इस तरीके से आगे के कालों में जब हमें लिखना पढ़ना आ गया, तो पुरातात्विक साक्ष्य के साथ लिखित साक्ष्य भी मिलने शुरू हो गए। तो इस तरीके से अब आइए थोड़ा सा इसको क्रमागत तरीके से देखते हैं। अब आपके दिमाग में एक समरी बन गई होगी। तो बेटा वही पॉइंट फिर लेंगे। तो इतिहास का विभाजन दो भागों में, उसी मुद्दे को हम यहां पे क्लियर कर दे रहे हैं। एक प्रागैतिहासिक काल,
दूसरा आद्य से मैं जब 2 लिया था तो 2 ही मैं बताता हूं आपको, जरा सा मैं 3 पर आ गया, सॉरी। तो जब बेटा यहां से यहीं से हम समझाते हैं आपको, एक पुरातात्विक जिस काल से पुरातात्विक स्रोत, जिस काल का अध्ययन केवल पुरातात्विक साक्ष्य से करते हैं, दूसरा वह काल जिस काल में पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों मिलते हैं, तो इसी को हम बांट लेंगे। जो मैं बता रहा था कहीं से गलत नहीं था, क्योंकि यहां पर मैंने ये ड्रॉपिंग किया था, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। तो 2 भागों में कौन कौन से? एक जिस काल का अध्ययन केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से, इस काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल बेटा। क्योंकि इस काल के जो औजार किसके होते थे? पत्थरों की, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? स्टोन एज। पत्थरों का काल या पाषाण काल। पत्थरों का काल या पाषाण काल। दूसरा बेटा हमने क्या बताया था? जहां से हमें पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य मिले हैं, तो इसे हम बेटा 2 भाग में बांटेंगे। एक आद्य ऐतिहासिक काल, 2 ऐतिहासिक काल। पूरी बातें एक साथ बोर्ड पर नहीं आ पाती, इसलिए अलग अलग पेज पर आपको मैं लेके जाना पड़ता है, तो आप कनेक्ट रहे। तो बेटा हमने बताया कि 2 भाग कौन से? एक पुरातात्विक साक्ष्य, अर्थात आप कह सकते हैं किसके तहत हम किसको पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल या पत्थरों के काल को, ठीक है, या पाषाण काल जिसे कह सकते हैं, स्टोन एज कह सकते हैं। दूसरा तो वो काल जिस काल से हमें पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों मिला है, उसको, इसे भी 2 भाग में आपने बांट दिया। कौन कौन से? आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसमें क्या अंतर है? तो बेटा यहां पर जैसे आपने देखा प्रागैतिहासिक काल में कि वह काल जिस काल से आपको कोई लिखित साक्ष्य न मिला हो, जिस काल की जानकारी उस काल के लोगों द्वारा प्रयोग किए गए औजारों उपकरणों से मिलती है, को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है, तो बेटा ये वो काल है जिस काल से लिखित साक्ष्य तो मिले हों लेकिन पढ़े ना गए हों, अर्थात अपठनीय। तो एक काल जिस काल से लिखित साक्ष्य न मिला हो, जिस काल की जानकारी उस काल के लोगों द्वारा प्रयोग किए गए औजारों उपकरणों से मिलती, को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, वह काल जिस काल से लिखित साक्ष्य तो मिला हो लेकिन साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा न गया हो, फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता। और बेटा तीसरा काल वह काल है जिस काल से लिखित साक्ष्य भी मिले हों और जिन्हें पढ़ा भी जा चुका हो, को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल के। अब इसी चार्ट में कितने इतिहास के हिस्से आते हैं उसको एकदम क्लियर करके नेक्स्ट पेज पर हम लोग लेते हैं। तो अब बेटा अगर इसको हम लोग कहें तो एकदम ऐसे बना सकते हैं कि इतिहास
कैसे दिख रहा है? एक पार्ट प्रागैतिहासिक काल, कंफ्यूज ना होंगे, एकदम क्लियर है, पीछे से कनेक्ट हो समझाने के लिए मैंने अलग करके बताया। दूसरा बेटा कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें बेटा इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है, सब डिटेल में। तो पूरा चैप्टर बन के हम लोग अगला टॉपिक यहीं से शुरू होगा, तो पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर बन करके हम लोग बना करके पढ़ेंगे। तो इसको बस थोड़ा सा देख लें। इसे भी 3 भागों में बेटा बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। दूसरा मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक। और तीसरा नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। ये प्रागैतिहासिक काल 3 भाग में बट जाएगा। इसी तरीके से बेटा आद्य इतिहास काल की हमने क्या डेफिनेशन दी? वह काल जिस काल से लिखित साक्ष्य तो मिला हो लेकिन पढ़ा ना जा सका हो को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें बेटा हम लोग इसका थोड़ा सा टाइम भी देख लें। तो बेटा अगर प्रागैतिहासिक काल का टाइम आप देखें तो ये बड़ा ही डिस्प्यूटेड मामला है। अलग अलग स्रोतों में अलग अलग बातें उल्लेखित हैं। बस इसे जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। आपका भी टाइम लेना बहुत ठीक नहीं है। आपको सीधे बस मोटे मोटे तौर पर लिख लें कि इसका अभी भी खोज चल रहा है, और आप लिख लें यहां पर अज्ञात काल। अज्ञात वैसे 20 लाख माना जाता है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अज्ञात काल से 2500 BC तक का जो समय है वो बेटा किसका है? प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल का बेटा अगर समय करें को डिसाइड करें तो आप कह सकते हैं 2500 या 2600 BC से 600 BC तक। इसके तहत बेटा हम लोग 2 टॉपिक देखेंगे। एक हड़प्पा सभ्यता, 2 वैदिक काल। तो थोड़ा सा आपको हिंट दे दें तो बेटा हड़प्पा सभ्यता की तो लिपि ऐसी है कि जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, भाव चित्रात्मक लिपि। ये तो इस परिभाषा को डिफाइन करता है। कौन सी परिभाषा? हमने बताया कि वह काल जिस काल का लिखित साक्ष्य तो मिला हो लेकिन पढ़ा ना गया हो। इस परिभाषा को तो ये हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से परिभाषित करता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि है, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन क्या इस वैदिक संस्कृति की लिपि भी नहीं पढ़ पाए? तो जी नहीं, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे बेटा आद्य ऐतिहासिक काल में ध्यान से समझिएगा इसलिए रखा जाता है केवल कालखंड के आधार पर। इसे केवल क्योंकि जिस कालखंड में हड़प्पा आ रहा है उसी कालखंड में वैदिक भी आता है, इसलिए मजबूरी हो जाती है कि यदि कालखंड के आधार पर इतिहास को आप डिवाइड करेंगे
तो इसमें वैदिक काल को भी दिखाना पड़ता है। तो ये कालखंड के आधार पर इसमें दिख रहा है, वैसे तो इसकी लिपि पढ़ी गई पूरा ध्यान से, और जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो और डिटेल में इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है बेटा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। एक प्राचीन काल, जिसका समय क्या है 600 BC से 712 AD तक। अभी BC और AD पर डिस्कस करेंगे आगे। अगला बेटा इसमें दूसरा कौन सा है, मध्यकाल मेडाइवल, जिसका समय 712 से 1707 AD तक, औरंगजेब की मृत्यु तक। और तीसरा पार्ट बेटा इसका कौन सा है, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका समय 1707 से जो आपका सिलेबस है यूपीएससी का 1964 नहीं तो अब तक। तो ये इसका एक सामान्य सा डिवीजन है। फिर से हमारे साथ देखें तो इतिहास को हम लोग मोस्टली चाहे तो 2 भाग में, एक वह काल जिस काल का अध्ययन केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से किया जाता है, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसको 3 भाग में हम लोग बांटे। एक पुरापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, 2 नवपाषाण काल, जिसका टाइम ये डिस्प्यूटेड है, अलग अलग स्रोतों में अलग अलग है, इसलिए हमने अभी इस पर डिस्कस करना उचित नहीं समझा। आगे किया जाएगा जब चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। तो बेटा यहां पर हमने सीधे लिख दिया अज्ञात काल से लेकर के 2500 BC को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर दूसरा कौन सा है, आद्य ऐतिहासिक काल, वह काल जिस काल से लिखित साक्ष्य तो मिला हो लेकिन उसे पढ़ा न जा सका हो, उसे क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका समय 2500 BC से लेकर 600 BC, जिसके तहत हम हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर वैदिक संस्कृति के साथ ये परिभाषा पूरी तरीके से मैच नहीं करती, डिफाइन नहीं करती, क्योंकि वैदिक काल की लिपि पढ़ी जा चुकी है। इसे इसलिए इसमें शामिल किया जाता है क्योंकि वैदिक काल इसी कालखंड के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा है कौन सा बेटा, ऐतिहासिक काल, वह काल जिस काल से लिखित साक्ष्य भी मिला हो और जिसे पढ़ा भी जा चुका हो, वो क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल, जिसे 3 भाग में हम लोगों ने बांटा। प्राचीन काल, जिसका समय 600 BC से 712 AD, दूसरा मध्यकाल 712 से 1707 AD, और आधुनिक 1707 से 1964 आपके अकॉर्डिंग सिलेबस, अदरवाइज अब तक। लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये तारीखें केवल अध्ययन की सुविधा के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं, या इतिहासकारों द्वारा इन तारीखों को डिसाइड किया गया है, अन्यथा इतिहास को बांटना संभव नहीं है। अब इसके आगे इन चीजों को हम लोग सिलेबस में लेके आगे बढ़ें, इससे पहले बेटा हम लोग को AD और BC को समझना होगा। आइए उसको देखते हैं, AD और BC क्या है। BC को क्या बोलते हैं, BCE या BP, या कही BC को BCE बिफोर क्राइस्ट, और BC बिफोर कॉमन ईरा, और BP बिफोर प्रेजेंट। ये 3 नाम अब इसे दे दिए जा चुके हैं, जिसे पहले BC के रूप में पढ़ा जाता है। तो इसका क्या अर्थ है, ईसा पूर्व। एकदम ध्यान से सुने और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं केवल दिमाग में फिट करने की कोशिश करें। ये बेटा ईसा पूर्व है, ये कैसे चलता है, उल्टा चलता है। बिफोर मतलब होता है बिफोर मतलब पहले,
क्राइस्ट मतलब चर्च, अर्थात कह सकते हैं चर्च के पहले। खूब अच्छे से सुनिए, एकदम बहुत अच्छे से। आज के बाद कोई तारीख कैलेंडर में पूछा जाएगा, आप विद इन सेकंड उसका जवाब देने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो बेटा बस जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप सुनते देखते जाएं। बिफोर क्राइस्ट ये कैसे चलता है? उल्टा चलता है। कैसे चलता है? उल्टा। फॉर एग्जाम्पल 100, 99, 98, इस तरीके से। दूसरा बेटा क्या है? एडी, या इसी को अब क्या कहते हैं? ईस्वी, या सीई, कॉमन ईरा, अन्नो डोमनी। इसका मतलब है ईसा के जन्म वर्ष से, ईसा के जन्म वर्ष से। ये बेटा कैसे चलता है? सीधे चलता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। तो बीसी को क्या बोलते हैं? ईसापुर। ये बिफोर क्राइस्ट अर्थात चर्च के पहले, उल्टा चलता है 100, 99, 98, इस तरीके से करके। और एडी या सीई जिसे आप कहते हैं ईस्वी, ये कैसे ये अन्ना डोमिनिक है बेटा। ये कैसे? अर्थात ईसा के जन्म के वर्ष से। ये कैसे चलता है? सीधे चलता है 1, 2, 3, 4 करके, इस तरीके से। अब इसको हम लोग एक चार्ट में समझेंगे जहां से हम आपको अपनी बात बता पाएंगे, तो आप भी ऐसे एकदम दिमाग में फिट करते चले। तो ये बेटा माना क्या है? 0 या 1 है, और ये एरो जो है लेफ्ट साइड है कि राइट साइड? तो जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड है। ये कैसे चलता है? तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, ये माइनस में चलेगा। जैसे -100, -200, -300, -400, -500, इस तरीके से। जितना चाहे उतना पीछे जाए। दूसरा बेटा ये कौन सा साइड है? ये राइट साइड है। ये कैसे चलता है? ये प्लस में चलता है। प्लस लिखा नहीं जाता, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, और अभी क्या चल रहा है? 2024, 2024 चल रहा है। इसमें बेटा ये जो, अब बिल्कुल फोकस हो जाइए। अब ये जो 0 लिखा है या 1 लिखा है, मान लीजिए, माना, ध्यान से समझेंगे, माना इसी 0 पर आपका जन्म, इसी 0 पर आपका क्या हुआ? जन्म हुआ। और आप हैं कौन? ईसा मसीह। माना 0 पर बेटा आपका जन्म हुआ, आप हैं कौन? ईसा मसीह। और आप ही के द्वारा जब भी पढ़िए, अपने को ईसा मसीह बना करके कैलेंडर को पढ़िए, बड़े आसानी से विद इन सेकंड आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अब आप ही ईसा मसीह हैं और आप ही के द्वारा चर्च व्यवस्था को स्टेबल किया गया, अर्थात आप ही के द्वारा चर्च व्यवस्था की क्या की गई है? स्थापना की गई है। अर्थात जब बेटा आप नहीं रहे होंगे, आप मतलब ईसा मसीह जब नहीं रहे होंगे, तो क्या यह चर्च व्यवस्था रही होगी? जाहिर सी बात है नहीं रही होगी। तो अब जरा देखें कि हम लोगों ने क्या देखा कि ईसापुर किसे कहेंगे? जब चर्च के पहले, अर्थात जब आपका जन्म नहीं हुआ तो उसे क्या कहेंगे? बीसी कहेंगे।
वो कैसे चलता है? उल्टा चलता है। तो देखिए उल्टा चल रहा है कि नहीं, -100, -200, इस तरीके से इन्फिनाइट तक जा रहा है। जिस दिन आपका मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस दिन से एक नए संवत की शुरुआत हुई, जिसे क्या कहते हैं? ईसवी। तो आपके जन्म के पूर्व को बेटा क्या कहेंगे? आपके जन्म के पूर्व को क्या कहा जा रहा है? BC या BCE, या अब इसे BP भी कहा जाने लगा है। आपके जन्म के पूर्व को BC या BCE, बिफोर कॉमन ईरा, या BP, बिफोर प्रेजेंट कहा जाता है। और जिस दिन आपका जन्म हुआ, उस दिन से एक नए संवत की शुरुआत हुई, उसे क्या कहते हैं? ईसवी, अर्थात आपके जन्म के बाद को क्या कहा गया? AD या ईसवी कहा। यहां तक बात समझ में आ गई हो। अब इसमें बेटा आप देखो कि जो आपसे पहले जन्मा होगा, मतलब आपके जन्म, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो जन्मा होगा, वो इस चार्ट में आएगा कि इस चार्ट में? तो जाहिर सी बात है कि वो इसमें आएगा। वो आपसे क्या होगा? बड़ा कि छोटा? आपसे वो बड़ा होगा। इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? U+। ध्यान से समझते चले। और जो आपके बाद जन्मा होगा, वो किस चार्ट में जाएगा? AD में जाएगा, अर्थात आपसे छोटा होगा। इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? U-। अब इतनी सारी बातें हम लोगों ने देख ली। अब अर्थात हमने देखा कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ, उसी दिन से एक नए कैलेंडर का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। ईसवी का हमारे जन्म के पूर्व को क्या कहा जाता है? BC। हमारे जन्म के साथ किसकी शुरुआत हुई? ईसवी की। हमारे जन्म के पूर्व की तारीख उल्टी चलती थी, हमारे जन्म के साथ तारीख क्या चलने लगी? सीधी चलने लगी। जो हमसे पहले जन्मा होगा, हमसे बड़ा होगा, उसके लिए फार्मूला के लगाएंगे U+। और जो हमारे बाद जन्मा होगा, वो हमसे छोटा होगा, उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? U-। अब एक सवाल से बेटा हम लोग अपने इस जो चीजें यहां पर लिखी गई है उसको समझ लिया जाए। अब मान लीजिए आपके बाबा हैं, आपके बाबा हैं, जिसका जन्म कब हुआ? 483 BC। देखिए BC में है ना, 483 BC में आपके बाबा का जन्म हुआ। तो ये आपसे बड़े हैं कि छोटे? दिख रहा है आपसे बाबा हैं तो बड़े ही होंगे। 483 BC में अगर ये बाबा बेटा आज तक जिंदा होते, 2024 तक, तो ये बुढ़ऊ कै साल के होते? कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा कि बस हमको यह देखना है कि हमसे बड़ा कि हमसे छोटा। तो हमसे बाबा है, हमसे बड़े हैं, तो फार्मूला क्या लगेगा? U+ बाबा। आपकी उम्र कितनी है? तो देखिए 0 पर आपका जन्म हुआ है। अब 0 से आप यहां तक आए 2024 में, तो आपकी उम्र कितनी? देखिए ऐसे जोड़ के देखिए। 0 पर आपका जन्म हुआ, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200, 2024 में आपकी उम्र कितनी हो गई? 2024 वर्ष के हो गए आप। आपके बाबा आपसे बड़े हैं कि छोटे? बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 483। तो 2014 प्लस 483 आप कर दीजिए, जो इसका आंसर आएगा वही बाबा की उम्र हो जाए। मैसेज करके, कमेंट करके अपना इस उत्तर को बताएं कि आपके बाबा की उम्र कितनी होगी। बहुत आसानी से, केवल बेटा आपको यह देखना है कि आपका जो जन्म हो रहा है कहां हो रहा है और आपकी इस समय उम्र कितनी है। तो जब आप 1 पर जन्म ले रहे हैं, जो 0 पर,
तो 2024 में आप 2024 वर्ष के हो जाएंगे। आपके बाबा आपसे 483 वर्ष उनकी उम्र ज्यादा है, तो यू प्लस बाबा हो जाएंगे अपनी उम्र में, उनकी उम्र को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। कमेंट करके हमको बताएं। इसी को हम लोग पलट दें, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 483 एडी में, एडी का चार्ट है, एडी में हुआ हो, किसी का जन्म 483 एडी में हुआ हो, अगर वो उसकी उम्र निकालना हो तो क्या निकालेंगे? तो आप देखिए कि आपसे छोटा कि बड़ा, तो आपसे ये छोटा है। जब आप 483 वर्ष के हो रहे हैं तब ये जन्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, u माइनस 483, मतलब 2024 माइनस 483, जो आ जाएगा वही उम्र हो जाएगी। इसको भी आप कमेंट करके बताएं कि जिसका जन्म 483 एडी में हुआ हो उसकी वर्तमान में उम्र कितनी होगी। जिसका जन्म 400 अर्थात आपके बाबा का जन्म जिसका 483 बीसी में हुआ उसकी इस समय उम्र कितनी होगी। तो इस तरीके से बेटा यहां से आप विदिन सेकंड अपना जवाब केवल आपसे बड़ा कि आपसे छोटा करके निकाल सकते हैं। अब इसी में हम लोग कैलेंडर को देख लेते हैं, कुछ कैलेंडर जहां से सवाल आते हैं। बेटा जैसे इकतीस सौ दो में कौन सी सम्मत लागू हुई? कली सम्मत। 3102 में बेटा कली सम्मत लागू हुई, जो राजा परीक्षित के जन्म और महाभारत के युद्ध से माना जाता है। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि इस समय कौन सा कली संवत चल रहा है तो कैसे बताएंगे? तो देखें आपसे बड़ा कि छोटा, तो जाहिर सी बात है कि आपसे बड़ा है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, u प्लस, तो आपकी उम्र कितनी है 2024 और ये आपसे कितने वर्ष बड़े हैं, कली कितना वर्ष आपसे बड़ा है, 3102 वर्ष आपसे बड़ा है, तो 2024 प्लस 3102 कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वही समय कली संवत चल रहा है। क्लियर हो रहा है? अगला देखते हैं, तीन हजार छिहत्तर। बेटा 3076 में सप्तर्षि संवत जिसे लौकिक संवत भी बोलते हैं, जो कश्मीर क्षेत्र में प्रचलित है। तो इस समय कौन सा सप्तर्षि संवत चल रहा है, तो आप u प्लस 3076 हो जाएगा, 2024 प्लस 3076। अगला कौन सा है, 544, यह बुद्ध संवत है। ये कौन सा है, तुम्हें कौन सी बुद्ध संवत चल रही, 2024 प्लस 544, 527 महावीर संवत। इसमें कौन सी महावीर संवत चल रही है, तो वो 2024 प्लस 527
58 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत इस समय कौन सी विक्रमी संवत चले? 2024 प्लस 58। अगला है 78। ध्यान से देखिए, ये बीसी तक अभी तक हम लोग थे। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? बीसी में। अब हम लोग 0 पार कर चुके हैं, 1 पार कर चुके हैं, अर्थात अब क्या आ गया है? एडी आ गया है। तो एडी में क्या चलेगा? फार्मूला माइनस का। तो 78 एडी में कौन सा? शक संवत। बहुत महत्वपूर्ण है। शक संवत 78 एडी में लागू हुआ और इससे ही 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा अपना राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? 22 शक संवत है। इस समय कौन सा शक संवत चल रहा है? तो आपसे ये 78 साल छोटा है बेटा, तो u माइनस 78 कर देंगे, ये आ जाएगा। अगला है 248-49। ये सब आगे हमें डिटेल में मिलेंगे, लेकिन इसे एक जगह से पढ़ लेने से होगा कि हमें एडीबीसी का जो कंफ्यूजन रहता था वो खत्म हो जाएगा। तो 248-49 में बेटा कलचुरी चेदि संवत लागू हुआ। कलचुरी चेदि संवत। अगला है 319-20 में गुप्त संवत। 606 में हर्ष संवत। 622 में हिजरी संवत। जगह नहीं, यहां पर लिख दे रहे हैं। 622 हिजरी संवत। 825 में कोल्लम संवत। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि इस कोल्लम संवत का भक्ति आंदोलन से क्या संबंध। तो 825 में कोल्लम संवत। 1583 में इलाही संवत। 1674 में राज संवत शिवाजी द्वारा। तो बेटा इतने सारे कैलेंडर भी हमने आपको बता दिया। यहां से अब तो सवाल वैसे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमको सावधान रहना चाहिए कि कभी भी सवाल आ सकता है। तो बीसी और एडी को जब आप पढ़ें तो आप इसको कैसे निकालना है, बस u प्लस u माइनस का पूरा आपको बातें दिमाग में रखनी है। बहुत सहजता के साथ आप अपना सवाल हल कर लेंगे, या जो भी कैलेंडर आएगा वहां से सवाल का उत्तर आप दे पाएंगे। तो इस तरीके से बेटा ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री था। इसमें हम लोगों ने जो इतिहास का डिवीजन देखा, उसमें अब हम लोग की शुरुआत कहां से होगी अगली क्लास में? तो वो होगी प्रागैतिहासिक काल। और इसमें सिलेबस पर हम चर्चा करना तो चाह रहे थे, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम लोग एक अलग अलग करके ही देखते चलेंगे, या तो एक सिलेबस पर ही पूरा हम लेक्चर बीच में ले देंगे। ठीक है, तो ये सीरीज थोड़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए हम चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि बस इसे यहीं पर विराम दिया जाए और आगे आपको अगले टॉपिक पर लेकर के चला जाए। तो आज इस सीरीज का समापन हुआ, और मैं समझता हूं कि यदि आपने इस सीरीज के सारे मुद्दे को देखा होगा तो इतिहास में इतनी तो समझ आपकी ज़रूर बन गई होगी कि इतिहास को हमें कैसे पढ़ना चाहिए,
इतिहास से क्या फायदे हैं, यूपीएससी द्वारा इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है। ठीक है, तो बेटा इतिहास में एक सामान्य जो समझ होनी चाहिए वो हम बेसिक हिस्ट्री में बताने का पूरा प्रयास किए। कितना हम सफल हुए, आपके कमेंट ही हमें उसको बताएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट से हम अपने प्रयास में कितना सफल हुए ज़रूर बताएं। इन्हीं बातों के साथ हम इस टॉपिक को या इस सीरीज़ को अब विराम देते हैं। अगले टॉपिक के साथ, अगले मुद्दे के साथ हमारी अगली क्लास में मुलाकात होगी। ओके, धन्यवाद।